Hi guys, hello everyone and welcome back to our channel Technical Civil. डिजाइन ऑफ आरसीसी फाउंडेशंस की वीडियो सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब तक हमने इस वीडियो सीरीज में कुल 14 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं और फिलहाल आप इस वीडियो सीरीज का 15th लेक्चर देख रहे हो। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो सीरीज के प्रीवियस सभी लेक्चर्स को देखा होगा या फिर एटलीस्ट 12th, 13th एंड 14th लेक्चर्स को देखा होगा, क्योंकि हमने 12th लेक्चर से एक आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर स्लो फुटिंग की डिजाइन को स्टार्ट किया था और आज इस लेक्चर में हम उसी फुटिंग की डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। इसलिए पिछले उन लेक्चर्स को देखना आप लोगों के लिए अनिवार्य है। तो आप लोगों से मैं ये निवेदन करूंगा कि इस आज के वीडियो को देखने से पहले पिछले वीडियोस को जरूर देखें। उन सभी वीडियोस की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है और अगर आपको YouTube के ऊपर YouTube ऐड बार बार डिस्टर्ब करते हैं तो आप हमारे इन सभी लेक्चर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हमारी एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर में और देखते हैं कि आज हम हमारी फुटिंग के कौन से कैलकुलेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हमने अब तक इस फुटिंग में जो किया है मैं आपको उसका एक ओवरव्यू दे देता हूं कि हमने अब तक इसमें किया क्या है। बेसिकली हमने 12th लेक्चर से एक आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर स्लो फुटिंग को डिजाइन करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने शुरुआत की थी उसके प्लान डायमेंशन से। हमने पहले उसके प्लान डायमेंशन निकाले, उसके बाद हमने उसकी डेप्थ निकाली, उसके बाद हमने मोमेंट निकाली, उसके बाद हमने एरिया ऑफ स्टील निकाला। एरिया ऑफ स्टील के ऊपर से हमने जो है डायमीटर ऑफ बार वगैरह जो भी प्रोवाइड करने थे कर दिए। उसके बाद हमने जो भी डायमीटर के बार कंसिडर किए थे उनके अंदर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो थी वो हमने निकाल ली। डेवलपमेंट लेंथ हमने चेक कर ली। उसके बाद हमने वन वे शेयर चेक कर लिया, टू वे शेयर चेक कर लिया और अब लास्ट स्टेप आज इस लेक्चर में देखेंगे कि आपका जो कॉलम से मतलब बिल्डिंग का जो कॉलम से फुटिंग में लोड ट्रांसफर हो रहा है या होगा वो सेफली हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो क्या प्रोविजन है और हो पाएगा तो क्या करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हम आज देखेंगे और एट दी एंड हम ये भी देखेंगे कि इस फुटिंग का वेट कितना होगा। ये सवाल मुझसे काफी लोगों ने पूछा है कि सर हमें वेट भी बता दीजिए कैसे निकाला जाता है, तो वो भी हम आज आपको इस लेक्चर में आखिर में बता देंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हम आज इसमें क्या करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आज हम इसमें करेंगे कि भाई हमारे पास जो फुटिंग थी, ये देखिए फुटिंग का प्लान डायमेंशन आपके सामने है। प्लान डायमेंशन ये था कि भाई 3450 mm और ये है 2950 mm। ठीक है, ये हमारे पास इसके आउटर प्लान डायमेंशन थे और जो हमारे पास ये उसका कॉलम साइज था जो हमें दे रखा था वो 250 बाय 750 था। ओके, ये कॉलम साइज था, ये प्लान आपको मिल गया। और ये हमारे पास अगर उसका सेक्शन देखें हम तो ये सेक्शन है हमारे पास। जो ओवरऑल हाइट इस फुटिंग की आ रही थी वो हमारे पास थी 950। कितनी थी? 950 mm की ओवरऑल हमने डेप्थ ली थी फुटिंग की। ठीक है, और उसमें से हमने जो एज है वो 230 mm की कंसिडर की थी और बाकी बचा ऊपर जो है वो 720 mm। चलिए तो और हाँ, एक जरूरी चीज, ये जो यहां से कॉलम फेस से लेकर ये जो फुटिंग एज है यहां तक का जो आउटर उसका प्रोजेक्शन है फुटिंग का वो 1350 mm है। ये भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, ये वैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है, लेकिन मुझे लगता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि काफी लोग आप में से कुछ नए हो गए तो शायद उनको ये समझ में ना आए, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 1350 है ये जो कि आउटर फेस है और ये जो फेस है ये चारों ही तरफ से मतलब जितना मतलब 1350 इधर से भी है और इधर से भी 1350 है, मतलब चारों तरफ से उसका प्रोजेक्शन फुटिंग का हमने सेम कंसीडर किया था। ठीक है, तो ये 1350 आउटर पोजीशन है। ओके, तो ये तो था उसके डायमेंशन वगैरह की बात। आज हम बेसिकली देखेंगे कि कॉलम से फुटिंग में लोड ट्रांसफर इजीली हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कॉलम एंड जो है मतलब ये इस पोर्शन की बात करो, कॉलम एंड जो है वहां पर जो लोड आने वाला है वो कितना है। अगर हम उसकी बात करें तो देखिए हमें पता है कि कॉलम हमें सवाल में दे रखा था कि सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड कॉलम पर आ रहा है वो कितना है? 2000 किलो न्यूटन का, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक लोड। ठीक है, इसमें फैक्टर नहीं है अभी ये, तो ये 2000 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि भाई एट द एंड कितना होगा। तो वो हमें इसको बेसिकली कुछ नहीं करना है, ये जो लोड आपका है उसको फैक्टर कर दीजिए आप। ठीक है, इसको हम PU के नाम से दर्शा सकते हैं। तो 1.5 इंटू 2000 ये हो जाएगा 3000 किलो न्यूटन। बात समझ में आ रही है? क्या किया हमने? बेसिकली जो कॉलम से ऊपर कॉलम के ऊपर जो लोड आ रहा था उसको हमने फैक्टर कर दिया बेसिकली। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ कॉलम का एंड जो है, ठीक है, वहां पर जो अल्टीमेट फैक्टर लोड आएगा वो कितना है? 3000 किलो न्यूटन का ये फैक्टर लोड है बेसिकली।
अब यहां पर इस कॉलम के ऊपर वो लोड जो आ रहा है वो हमने देख लिया, लेकिन अब यहां पर कॉलम के एंड पर कैपेसिटी कितनी है, एक्चुअल अलाउेबल बेरिंग फोर्स वहां पर कितना है, अलाउेबल बेरिंग फोर्स कितना है। तो अगर हम ये देखें अलाउेबल बेरिंग फोर्स ये कितना होता है, ठीक है। देखिए अलाउेबल बेरिंग फोर्स की अगर मैं बात करूं तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है 0.45 FCK इंटू एरिया ऑफ कॉलम। याद रखिएगा इस चीज, क्या होता है ये 0.45 FCK इंटू एरिया ऑफ कॉलम। अब देखिए 0.45 FCK में यहां पर 0.45 FCK हमारे पास कितना है। अब ये सवाल में हमने देखा था 12th लेक्चर के अंदर कि हमें जो कॉलम है उसका जो कंक्रीट था उसके अंदर M30 यूज किया गया था और फुटिंग के अंदर हमें M20 यूज करने के लिए कहा गया था, ठीक है, विच इज द मिनिमम ग्रेड जो हमें फुटिंग में यूज करना होता है। तो ये FCK यहां पर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट आफ्टर 28 डेज। और ये कॉलम की बात करें तो यहां पर जो FCK आएगा वो कॉलम का आएगा, तो यहां पर ये 30 होगा। याद रखिएगा इस चीज के अंदर कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द एंड बेरिंग सॉरी अलाउेबल बेरिंग फोर्स एट द एंड ऑफ द कॉलम। ओके, तो ये है 30 इंटू एरिया ऑफ कॉलम। तो एरिया ऑफ कॉलम कितना होगा, ये हमें पता है अच्छी तरह से 250 बाय 750, ठीक है, 250 बाय 750। और क्योंकि ये mm में है ये सारा किलोमीटर में, तो इसको हम 10⁻³ कर देते, ठीक है, इसको हम 10⁻³ कर देते। तो अब ये देखिए क्या होगा, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आ रही है 2531। कितनी आ रही है, 2531 किलो न्यूटन की। और देखिए यहां पर ऊपर से जो लोड आ रहा है वो कितना है, 3000 का, और अलाउेबल बेरिंग फोर्स जो है एंड पर वो कितना है, 2531। मतलब अलाउ इतना है, आ इतना रहा है, तो कुछ ना कुछ यहां पर कमी है। कमी कितनी है, तो 3000 माइनस 2531, 3000 माइनस 2531 दैट इज इक्वल टू 469। मतलब क्या है, इतना फोर्स यहां पर कहीं ना कहीं कमी होगी उसकी, यहां पर एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें डोवेल बार्स प्रोवाइड करने पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, डोवेल बार्स हमें प्रोवाइड करने पड़ेगी। अब एक और चीज हमें देखनी है कि ये तो हमने कॉलम एंड देख लिया, लेकिन फुटिंग का जो टॉप है, अब फुटिंग टॉप का जो सिनारियो है उसकी कंडीशन, उसकी कैपेसिटी कितनी है ये भी हमें देखना होता है, ठीक है, कि भाई अलाउेबल बेरिंग फोर्स एट द टॉप ऑफ द फुटिंग कितनी है। तो उसके बारे में हम जरा यहां पर देख लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, आई होप आप लोग इसको लिख रहे होंगे और साथ साथ में समझ भी रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो एक तो डिफरेंस हमें मिल गया कि भाई यहां पर जो कॉलम एंड है, कॉलम एंड के ऊपर तो 469 की कमी है जो हमें पूरी करनी होगी बाय प्रोवाइडिंग द डोवेल बार्स ओवर देयर, ठीक है। अब हम टॉप ऑफ द फुटिंग की बात कर लेते हैं कि वहां पर कुछ कमी है या नहीं, फुटिंग के टॉप की। अब देखिए टॉप ऑफ द फुटिंग की अगर बात करें तो इसमें होता क्या, बेसिकली फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, अलाउेबल बेरिंग फोर्स एट टॉप ऑफ फुटिंग, ठीक है। इसको मैं यहां से रफ करूं तो फॉर्मूला बेसिकली वही रहेगा हमारा 0.45 इंटू FCK इंटू एरिया ऑफ कॉलम, ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला रहेगा। लेकिन हाँ, इस फॉर्मूले के अंदर हमें एक फैक्टर ऐड करना होता है, और वो होता है बेसिकली अंडर रूट ऑफ A1 बाय A2, अंडर रूट ऑफ A1 बाय, ये मैंने आपको शुरुआत में इस सीरीज के शुरू में हमने जब फुटिंग को डिजाइन करना स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि A1 A2 का जो फैक्टर होता है वो कैसे निकाला जाता है। और ये जो फैक्टर होता है हमेशा याद रखिएगा, इस फैक्टर की जो भी वैल्यू है वो 2 से कम होनी चाहिए, 2 से कम होनी चाहिए। अगर 2 से ज्यादा इसकी वैल्यू आ रही है तो आपको आंख बंद करके इसकी वैल्यू 2 ले लेनी है इसकी जगह। लेकिन अगर 2 से कम है तो आपको 2 से कम वाली वैल्यू लेनी है, और अगर 2 से ज्यादा मतलब 3 4 5 6 वगैरह आपकी वैल्यू आ रही है A1 बाय A2 की, तो फिर आपको क्या करना है, वहां पर 2 ही कंसिडर करनी है। अब देखिए ये सिंपल सी चीज है कि हमने यहां पर ज्यादा हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट A1 बाय A2 जो है वो 2 ही ले लेंगे, ठीक है। वी विल कंसीडर 2 ओवर हियर। आप अगर इसको कैलकुलेट करें तो आपको पता चल जाएगा, और ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 2 हम डायरेक्ट ले लेते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहां पर ये फोर्स एट द टॉप ऑफ द फुटिंग है विच इज इक्वल टू दिस। अब इसके अंदर सारी वैल्यूज रख दीजिए आप। तो हमारे पास बेसिकली जो वो एरिया आया था, कौन सा एरिया आया था हमारे पास इससे पहले वाला, 2531
राइट। इससे पहले हमने जो निकाला था कॉलम एंड वाला, ठीक है, 2531 आया था। ओके, अब इसका क्या आता है वो देख लेते हैं। तो 2 इंटू 0.45 इंटू, अब एफ के यहां पर क्या होगा, तो देखिए ये है M20 ग्रेड यहां पर, और ये था M30 ग्रेड। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग ऑन द टॉप ऑफ द फुटिंग, तो यहां पर M20 मतलब ये 20 आएगा, और एरिया ऑफ कॉलम तो वही है 250 बाय 750 इंटू 10⁻³ कर दीजिए, ठीक है, यूनिट के लिए। ओके, तो ये हमने यहां पर इस तरह से करना है। इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 3375 mm, ठीक है, कितनी आएगी 3375 सॉरी किलो न्यूटन। तो ये आपकी जो है यहां पर इसकी टॉप के ऊपर, टॉप पे जो कैपेसिटी थी वो निकल के आ गई, ठीक है। अब देखिएगा इस चीज को ध्यान से जरा, कि ऊपर से जो लोड आ रहा है वो 3000 किलो न्यूटन का है। हमने देखा यहां पर ये जो कॉलम लोड फैक्टर लोड था कितना था, 3000 किलो न्यूटन का था। ओके, और टॉप ऑफ द फुटिंग की कैपेसिटी कितनी है, वो है 3375, 3375 की, मतलब उससे कुछ हद तक ज्यादा है, तो वो वहां पर उसको आसानी से बियर कर लेगी, ठीक है। मतलब क्या है कि टॉप ऑफ द फुटिंग सेफ है, बस एंड ऑफ द कॉलम थोड़ा सा वीक है। तो एंड ऑफ द कॉलम की वीकनेस को दूर करने के लिए, एंड ऑफ द कॉलम की जो कमी है उसको दूर करने के लिए वहां पर हम एडिशनल डोवेल बार्स प्रोवाइड कर देंगे। कितने करेंगे, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कर देंगे। रिक्वायरमेंट कितनी की है, तो 469 किलो न्यूटन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर डोवेल बार्स प्रोवाइड कर देंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां तक तो बातें समझ में आ रही होगी। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब हम प्रोविजन की बात कर लेते हैं डोवेल बार्स की, है ना। चलिए, तो डोवेल बार के लिए करना क्या होता है, बेसिकली उसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो आपको बता देता हूं। वो वैसे ये जो सारे फॉर्मूलेज हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इस सीरीज के अंदर, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि पिछले सभी लेक्चर्स को एक बार जरूर देखिए, ताकि आपको पता चले कि हम आगे इस सीरीज में क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो डोवेल बार की अगर बात करें हम, ठीक है, डोवेल बार्स के लिए बात करें अगर हम, तो इसका एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, और वो फॉर्मूला है यहां पर फोर्स इन डोवेल, फोर्स इन डोवेल्स, मतलब जितने फोर्स को डोवेल्स को संभालना है वो डिवाइड बाय 0.75 इंटू FY यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, और इसी के मुताबिक आपको यहां पर कैलकुलेट करना होगा रिक्वायरमेंट। चलिए, तो अगर हम देखें फोर्स इन डोवेल, तो फोर्स इन डोवेल कितना है 469, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। 469 हमारे पास डोवेल के अंदर फोर्स है जो उसको हैंडल करना है, ठीक है। तो ये है 469 इंटू 10⁻³ कर देते, बिकॉज ये किलो न्यूटन में था, डिवाइड बाय 0.75 इंटू FY हमें पता है 415 होता है, तो ये 415, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको नहीं पता तो मुझे बता दीजिएगा, हम अलग से इन पे वीडियो बना देंगे, वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं मैं ये, ठीक है। चलिए, तो इसको अगर कैलकुलेट करें, इसकी वैल्यू निकल कर आ रही है 1507 mm², 1507 mm², मतलब एरिया ऑफ स्टील जो है ना वो कितना है, वो कितना रिक्वायर्ड है 1507 mm², 1507 mm² एरिया फॉर द डोवेल इज रिक्वायर्ड एज पर दिस फोर्स, ठीक है। समझ में आई बात मेरी आपको। तो इस तरह से आप डोवेल बार प्रोवाइड कर सकते हो। अब एक और चीज है, ये तो हमने देख लिया कि 1507 mm² नीडेड है, ठीक है, लेकिन मिनिमम डोवेल बार कितना होगा, मिनिमम की एक रिक्वायरमेंट होती है, वो मिनिमम कितना होगा, जो IS कोड कहता है मिनिमम 50% आपको देना पड़ता है, वो मिनिमम कितना होता है, एक वैल्यू अगर हम उसका अंदाजा देख ले कि भाई मिनिमम से ये ज्यादा है या नहीं है, वो देख ले अगर, तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो मिनिमम डोवेल बार अगर देखें हम, मिनिमम डोवेल बार इज इक्वल टू होता है 0.5 डिवाइड बाय 100 इंटू जो आपका एरिया ऑफ कॉलम था वो, क्योंकि एरिया ऑफ कॉलम के अंदर ही डोवेल हम प्रोवाइड करेंगे 750, ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा 938 mm², 938 mm²। अब देखिए आप जरा ध्यान से, 938 मिनिमम है रिक्वायर्ड, ठीक है, और हमारे पास जो इसके हिसाब से आ रहा है वो 1507 mm² है, मतलब ठीक है हम ये 1507 दे सकते हैं विच इज ग्रेटर देन मिनिमम। ओके, अब ये तो हमने देख लिया कि भाई मिनिमम जो हमारा डोवेल बार था वो हमें इतना देना है, और हम उसके हिसाब से दे सकते हैं। तो अब आप क्या करोगे, अब करना कुछ नहीं, आपको बस अपने हिसाब से यहाँ पर जो पर्टिकुलर डायमीटर बार के थे वो कंसिडर कर लीजिए और वहां पर प्रोवाइड कर दीजिए। आप डोवेल बार आप यहाँ पर शायद 20 mm दे दीजिए, 25 mm दे दीजिए, आपकी मर्जी है, और जो भी दे रहे हो बस इस चीज का ध्यान रखें
कि उसका जो AST है डोवेल बार का जो आप पूरे कॉलम में प्रोवाइड कर रहे हो इसके लिए, वो 1500 से थोड़ा या इसके जितना या उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करे एरिया, उस हिसाब से आप बार्स को प्रोवाइड कर दीजिए। तो हम यहां पर ले लेते हैं, लेट सपोज कि हम यहां पर 25 mm डायमीटर के 25 mm डायमीटर के बार ले लेते हैं और वो 10 बार हम वहां पर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉलम है, 10 बार्स हम यहां पर प्रोवाइड कर देंगे। तो 10 बार्स हमने जो है 25 mm डायमीटर के देने हैं यहां पर एज अ डोवेल बार्स। ओके, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अगर हम इसका कैलकुलेट करें, ये हमने जो प्रोवाइड किया है, ये हमने अगर प्रोवाइड किया तो कैसे करेंगे? तो देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है, एक डायमीटर का जो एरिया, सॉरी एक बार का जो एरिया होता है वो π/4 d स्क्वायर होता है। ठीक है, π/4 d स्क्वायर मतलब ये जो 25 में है तो π/4 इंटू 25 स्क्वायर। ठीक है, ये आपको एक डायमीटर का एरिया बोलेगा, सॉरी एक बार का एरिया बोलेगा। तो उसी तरह से ये जो भी आपका एरिया आ रहा है, चलिए मैं बताता हूं आपको, π/4 इंटू 25 का स्क्वायर इंटू 10, ये आपको टोटल जो आपका एरिया आ रहा है वो आपको दे देगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 4910 mm स्क्वायर, 4910 mm स्क्वायर। ये हमने प्रोवाइड किया है, ये हमने क्या किया है? प्रोवाइड किया है। देखो मिनिमम ये है, रिक्वायर्ड ये है, प्रोवाइडेड ये है। आप समझ रहे हैं आप? ये आप थोड़ा सा इसको डिफरेंस इसका समझ में आ जाना चाहिए कि क्या कौन सी चीज क्या है। ठीक है, तो हमने देखिए प्रोवाइड हमने कुछ ज्यादा ही कर लिया। ठीक है, अगर आप इससे कम करना चाहो तो कम कर सकते हो, 25 mm की जगह 20 mm कर दीजिए डायमीटर, तो हो सकता है शायद यहां पर आ जाए। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से उसको मॉडिफाई कर सकते हो, इट इज सोनली डिपेंड ऑन यू। चलिए, तो यहां तक तो हमने देख लिया कि डोवेल बार का क्या सीन है और कैसे इसको प्रोवाइड करना पड़ता है, कहां करना पड़ता है और क्यों करना पड़ता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब एक आखिरी चीज हम इस फुटिंग की देखेंगे डिजाइन के अंदर, और वो है वेट ऑफ द फुटिंग। ठीक है, कि भाई फुटिंग का वेट कितना होता है, क्योंकि काफी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है इस बारे में, तो मैं आज वो सवाल भी आपको क्लियर कर देता हूं कि वेट ऑफ द फुटिंग कितना है। और आपको अगर याद हो तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले हमने जब हम शुरू कर रहे थे इसको फुटिंग की हमने डिजाइन शुरू की थी, तो हम जब एरिया रिक्वायर्ड निकाल रहे थे फुटिंग का, तो हमने जो लोड ऑन कॉलम लिया था ना, लोड ऑन कॉलम जो हमने लिया था, सॉरी लोड ऑन सॉइल हमने लिया था, तो उसके अंदर सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग लिया था हमने। कितना लिया था? सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग हमने 10% ऑफ द कॉलम लोड लिया था, मतलब कॉलम लोड हमारे पास 2000 था, तो हमने 200 किलो न्यूटन सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग एज्यूम किया था। क्या किया था हमने कि भाई 200 इसका सेल्फ वेट है। ये जरा अभी मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि ये अभी आपको काम आएगा। ठीक है, आगे तो सेल्फ वेट हमने पहले फुटिंग का जो है वो 200 लिया था, लेकिन एक्चुअल में वेट है कितना इसका, क्योंकि तब तो हमारे पास इसका कोई डायमेंशन नहीं था, है ना, कोई डायमेंशन हमारे पास नहीं थी, तो हम इसका वेट कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब तो हमारे पास इसके सारे डायमेंशन है ना, तो अब हम इसके वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपकी ये रेक्टेंगुलर फुटिंग बिल्कुल उसकी जो हाइट है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होती ना इस तरह से, तो इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता। लेकिन क्योंकि ये स्लोपी है और मैंने इसीलिए इस फुटिंग की ही वेट को निकालना यहां पर बेहतर समझा, क्योंकि आपके क्लियर या कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी यहां पर। ठीक है, तो क्योंकि स्लोपी है तो यहां पर थोड़ा सा आपको इसमें समझना होगा चीजों को। तो देखिए यहां पर अगर हम इसका वेट निकाले तो आपको करना क्या होगा, बेसिकली यहां पर ऐसे कंडीशन में आपको इस फुटिंग को दो हिस्सों में बांट देना होगा, डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, ये होगा आपका लोअर प्रिज्म, ये होगा आपका अपर प्रिज्म। याद रखिएगा इस चीज को, क्या होगा, ये लोअर प्रिज्म और ये अपर प्रिज्म। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होगा, ठीक है, कि वेट ऑफ अपर प्रिज्म प्लस वेट ऑफ लोअर प्रिज्म। ठीक है, वेट ऑफ अपर प्रिज्म प्लस वेट ऑफ लोअर प्रिज्म। याद समझिएगा, बात समझिएगा इस चीज को, वेट ऑफ अपर प्रिज्म प्लस वेट ऑफ लोअर प्रिज्म। अब वेट ऑफ लोअर प्रिज्म जो है रेक्टेंगुलर है बेसिकली, तो इसमें तो कोई आपको बहुत परेशानी नहीं होगी, जो भी इसका एरिया है वो इनटू इसका जो यूनिट वेट होता है कंक्रीट का वो दे देगा आपको। लेकिन ये जो आपका ऊपर वाला जो एरिया है, ऊपर वाला जो प्रिज्म है, इसमें आपको थोड़ा सा भेजामारी करने की जरूरत है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। ऐसे शेप्स के लिए, ऐसी प्रिज्म के लिए आपके लिए एक फॉर्मूला होता है और वो होता है यहां पर h/6। h बाई, मैं अपर प्रिज्म की बात कर रहा हूं, ठीक है, h/6 इंटू A1 प्लस A2 प्लस 4AM। ये भैया एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अंदर एक एक चीज मैं आपको बताता हूं, कौन से फॉर्मूले की मतलब इसमें जो टर्म है वो क्या आपको कहना चाहती है। ठीक है, देखिए A1 यहां पर क्या होगा, तो A1 यहां पर जो टॉप एरिया है, ठीक है, वो A1 है। A2 यहां पर क्या होगा, तो ये जो बॉटम एरिया है, मतलब ये वाला, ये A2 हो जाएगा। ठीक है, और AM क्या है यहां पर, तो AM बेसिकली क्या है, तो ये जो आपका पूरा प्रिज्म है, तो इसके सेंटर की बात अगर करूं मैं,
तो इसके सेंटर पे इसका एरिया कितना होगा, मतलब A1 A2 और AM मिड ऑफ द फ्रेस्ट्रम, मिड ऑफ द प्रिज्म के ऊपर उसका एरिया कितना होगा वो, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली है AM, यहां पर मिडल पे एरिया। अब देखिए A1 तो आपको पता है आप निकाल लोगे, A2 आपको पता है आप निकाल लोगे, लेकिन लोग जो है AM पे मतलब मिडल एरिया जो होता है इसका, मिड एरिया जो होता है फ्रस्ट्रम का, उसको निकालने में थोड़ी उनको परेशानी हो जाती है, तो वो हम बड़ी आसान भाषा में भी देखेंगे कैसे निकलता है, ठीक है। चलिए, तो ये इसका टर्म है, और ये हाइट मतलब जो ये अपर प्रिज्म है उसकी हाइट, ठीक है, ये हाइट उसकी, ओके, ये समझ में आ जानी चाहिए आपको। चलिए, अब हम A1 की अगर बात करें, यहां पर A1 की अगर बात करें तो A1 बेसिकली क्या होगा आपका, चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये हमने प्रोजेक्शन दिए थे 75 mm 75 mm के, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, ये जो यहां से लेकर यहां तक का पूरा, इसको हम कहेंगे A1। बात समझ में आ रही है? अब ये कितना होगा, तो देखिए ये कितना है हमारे पास 75 mm और ये 75 mm, दोनों को ऐड कर दे तो 150 mm हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 mm प्लस ये हमें पता है 250 mm है, ठीक है, 250 mm है, तो 150 प्लस 250 मतलब 400 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 400। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इधर से बात करें तो ये कितना हो रहा है 400, ये देखिए ये कितना है 400, ठीक है, क्योंकि 250 प्लस 150, ठीक। और ये कितना हो जाएगा फिर, ये कितना हो जाएगा, तो ये 750 प्लस 150 मतलब ये 900 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो 400 बाय 900, ठीक है, मतलब वही होगा शायद, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो इसको हम 0.4 बाय 0.9 कह लेते हैं। ये हमारा A1 आ गया। अगर हम बात करें A2 के बारे में, इफ वी टॉक अबाउट A2, तो A2 क्या होगा यहाँ पर, बेस ये जो डायमेंशन है वो होगा आपका A2, और वो तो बड़ा सिंपल है, 2 पॉइंट कितना था हमारे पास 2.950 इंटू 3.45, तो 2.95 इंटू 3.45, ये हमारे पास A2 आ गया। अब बात कर लेते हैं AM की, तो AM क्या होगा, देखिए AM अब यहां पर आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि AM बेसिकली क्या होगा। आपको मिडल हाइट की अगर बात करूं मैं, तो मिडल हाइट तो पता है, ये अगर 720 है, टोटल हाइट अगर यहां से 720 है, तो मिडल हाइट कितनी होगी यहां पर 360 होगी, ये 360 और ये 360, ठीक है। हमें क्या करना है, ये जो एरिया है यहां पर ये कितना है वो निकालना है, ठीक है। और ये कैसे निकाला जाएगा, तो चलिए, हमें ये नहीं पता कि ये डायमेंशन कितना है, हमें ये नहीं पता ये कितना है, और इसी को निकालना है अब हमें। चलिए, तो इसमें आपको ट्राइंगल वाला थोड़ा सा फंडा यूज करना पड़ेगा। देखिए पहले तो क्या करें आप लोग, ये ट्राइंगल पूरा बना लीजिए। कहां से, ये मैं 75 mm बाहर से ले रहा हूं, ठीक है। तो ये बाहर ये पूरा ट्राइंगल बन गया, याद रखिए इस चीज को, ये ट्राइंगल बन गया पूरा, ठीक है। तो ये अगर मैं ये 1350 है पूरा यहां से लेकर, तो इसमें से 75 mm माइनस कर दूं मैं, अगर मैं 75 mm माइनस कर दूं, बताता हूं आपको, अगर मैं इसमें से 75 mm माइनस कर दूं, ठीक है, तो ये यहां से लेकर 1275 हो जाएगा, ठीक है। 1350 में से 75 mm माइनस कर दिया मैंने, तो 1275 mm यहां पर बचेगा मेरा, कहां से, ये आउटर प्रोजेक्शन से, ठीक है, 75 mm के बाद वाली डिस्टेंस से, ठीक है। तो ये है मेरा ट्राइंगल जो है 1275 का, ट्राइंगल का बेस बन गया कितना 1275, ट्राइंगल की हाइट, टोटल हाइट 720 बन गई। तो अब यहां पर आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि भाई अगर हम कहें अगर यहां पर कि 720 पर अगर ये 1275 है, 720 की हाइट पर अगर ये 1275 है, तो 360 की हाइट पर ये कितना होगा, 360 की हाइट पर ये कितना होगा, बेसिक लॉजिक है, सिंपल है बहुत, ठीक है। तो कितना होगा अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, तो ये 637.5 कितना होगा, 637.5 होगा। बात समझ में आ रही है? ये कितना है फिर, ये 637.5 है, ओके डन। और ये तो मैंने 75 mm छोड़ के लिया था, तो 75 mm प्लस कर दीजिए इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 712.5, ठीक है। कितना होगा ये 700, अगर मैं इसमें 75 mm प्लस कर दूं, 75 mm प्लस कर दूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 712.5, ठीक है, यही होगा।
तो एक तरफ से यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो अब हमने यहां तक कंक्लूड किया है वो ये है कि हाँ ये कितना है 712.5 mm। बात समझ में आ गई? क्योंकि अब फुटिंग आपकी सिमेट्रिक है, ठीक है, तो यहां से भी फिर कितना होगा, ये भी 712.5 होगा। आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वैसे नहीं होगा, सिंपल सी चीजें हैं, बस थोड़ा सा मैथमेटिकली यहां पर लगाना है आपको। तो देखिए 712 यहां से कॉलम के फेस से यहां तक 712, इस कॉलम के फेस से यहां तक 712, ठीक है। तो 712 को 2 बार ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1450, ठीक है। चलिए यहां पर देख लेता हूं मैं 1450। इसका मतलब क्या है कि अब जो है कॉलम को छोड़कर जो आपका आउटर प्रोजेक्शन है वो 1450 mm है। अब अगर कॉलम को ऐड कर दिया जाए, 250 ऐड कर दिए, चलिए 250 अगर ऐड कर दूं मैं, ठीक है, 250 अगर मैं ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 1675, सॉरी 425 है, अच्छा 1425 है, अच्छा तो ये सॉरी ये 1425 था, तो 1425 प्लस 250 मतलब 1675। इसका मतलब क्या है कि मिडल में जो हाइट, सॉरी ये जो विड्थ है एक तरफ से, ये 1675 की है, ओके। ये 250 वाली साइड थी कॉलम की। अगर 750 वाली साइड अगर देखिए हम कॉलम की, ठीक है, कॉलम की 750 वाली साइड देखें तो वहां पर क्या होगा 1425 प्लस 750, तो ये 2175 हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी चीज है, कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है और अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यहां पर सही से समझना है, कैलकुलेट करना है, तो आपको ये डायमेंशन या मिडल एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बावजूद भी आपका कोई कंफ्यूजन रहता है अगर, तो मुझे आप बेझिझक कमेंट के जरिए पूछ लीजिएगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट के अंदर भी अगर हो सके तो मैं आपको कमेंट से ही रिप्लाई कर दूंगा, या फिर हमारी एप्लीकेशन है आप वहां से भी मुझे बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये है सारी चीजें। हमने क्या किया कि भाई इसका जो मिडल एरिया था अब वो निकाल लिया। मिडल एरिया क्या होगा, दिस इंटू दिस, ये एक्स साइड ये वाई साइड, ठीक है, तो ये मिडल एरिया हो गया, है ना। तो ये एम की अगर बात करें हम, एम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1.675 इंटू 2.17, चले हो गया ये। तो देखिए अब ये फॉर्मूले में A1 आ गया हमारे पास, A2 आ गया, AM आ गया, है ना, और H हमें पता है विच इज इक्वल टू 0.72, ठीक है, H इज इक्वल टू 0.72। तो ये सारी चीजें हमारे पास अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, अपर प्रिज्म और लोअर प्रिज्म। लोअर प्रिज्म क्या होगा बता देता हूं, चलिए आपको वो भी, ये तो है अपर प्रिज्म, ठीक है। अब बात करते हैं लोअर प्रिज्म की। लोअर प्रिज्म में कुछ नहीं है, 2.95 इंटू 3.45, ठीक है, इंटू 230 उसकी हाइट है, ठीक है, मतलब 0.23 हो जाएगा, 0.23 इंटू 25 यूनिट वेट हो गया, ठीक है, कंक्रीट का। तो इसको अगर कैलकुलेट करें हम लोग तो ये 58 पॉइंट समथिंग 58.52 हो जाएगा, चलिए जो भी है। तो ये आपका लोअर प्रिज्म हो गया, ये आपका अपर प्रिज्म हो गया इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। इसकी अगर वैल्यू में बताऊं आपको, चलिए अपर प्रिज्म में यहां पर सबको डिटेल में कैलकुलेट नहीं कर रहा, आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां तक तो समझ में आ गया होगा, बस वैल्यू रखनी है और कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट मैं अगर बताऊं आपको, ठीक है, तो इसकी जो आंसर, इसका जो आंसर है वो आ रहा है आपके पास कितना, विच इज इक्वल टू 75.33 किलो न्यूटन, ठीक है, 75.33 किलो न्यूटन, ये अपर प्रिज्म है। प्लस लोअर प्रिज्म कितना आ रहा था 58.52 किलो न्यूटन, ठीक है। इसको अगर ऐड करें हम लोग तो आपके पास जो टोटल वेट हमारी फुटिंग का आ रहा है, कितना आ रहा है टोटल वेट हमारी फुटिंग का, दैट विल बी इक्वल टू 133.85, 133.85, ठीक है। आई होप दिस इज करेक्ट, ओके। ये है, ठीक है। तो ये देखिए 133.85 हमारे पास टोटल वेट आ गया यहां पर। अब जरा रिवाइंड कीजिए,
हमने फुटिंग के सेल्फ वेट का जो है एज्यूम किया था, सेल्फ वेट को वो 200 किलोन्यूटन एज्यूम किया था। कितना किया था? 200 एज्यूम किया था, लेकिन एक्चुअल वेट उसका कितना आ रहा है? 133। मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो जो एक्चुअल वेट है उससे कुछ हद तक ज्यादा ही है। मतलब हमने सेफ साइड में जाकर ही एज्यूम किया था, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम वहां पर 8% भी कंसिडर कर लेते दैट इज ऑल्सो ओके, लेकिन हमने वहां पर 10% कंसिडर किया था। हम क्योंकि 8 to 10% कर सकते हैं, ठीक है, तो हमने 10% किया था विच इज द सेफर साइड, और हमने वही किया, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से वेट ऑफ फुटिंग निकाला जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा कि फुटिंग के अंदर कैसे उसके सेल्फ वेट को निकाला जाता है। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन, कहीं भी छोटा सा कंफ्यूजन भी कहीं रह जाता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट के जरिए अपने सवालों को पूछ सकते हो। मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। हो सके तो कमेंट के अंदर रिप्लाई करूंगा, ना हो सके तो मैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके उन सभी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, बाद में आगे बढ़ूंगा। अब यहां तक तो ये हमारा आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर स्लोप फुटिंग की डिजाइन थी जो हमने आज अभी इस वक्त कंप्लीट कर ली है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने 12th लेक्चर से 15th लेक्चर तक सभी सेशन को देखे होंगे और इस डिजाइन को अच्छी तरह से आपने सीख लिया होगा। अब इस सीरीज का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंदर हम एक्सेंट्रिक फुटिंग की डिजाइन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक्सेंट्रिक फुटिंग के बारे में कुछ बेसिक चीज है जो मैं आपको पहले बताऊंगा, थियोरेटिकल पॉइंट या कंसेप्चुअल पॉइंट अगर कहे तो वो हम पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उस तरह की डिजाइन के अंदर आगे प्रोसीड करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां तक तो सब कुछ क्लियर है कि कैसे कैसे इस तरह की फुटिंग को डिजाइन करते हैं, कौन कौन से स्टेप से होकर हमें आगे गुजरना होता है, क्या क्या कैलकुलेशंस होते हैं, आईएस कोडल प्रोविजन क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने यहां तक तो क्लियर कर ली हैं। तो बस आज के इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा, और अगर वाकई में आपको ये लेक्चर समझ आया हो और पसंद आया हो तो आपसे एक लाइक की गुजारिश है। इस वीडियो को, इस लेक्चर को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और इन लेक्चर्स को अपने कोलिग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने ग्रुप्स में भी शेयर किया करें ताकि वो लोग भी इस तरह जो हम यहाँ पर डिजाइन वगैरह कर रहे हैं फुटिंग्स की, जो बहुत जरूरी है, मैनुअल कंसेप्ट आपके क्लियर होना, वो भी सीख सके, वो भी जान सके, वो भी समझ सके। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिए और देखते रहिए टेक्निकल सिविल। थैंक यू।